हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्ना ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी क्लास 10th की हिंदी कोर्स बी का व्याकरण का टेस्ट पेपर। फर्स्ट टर्म का जो टेस्ट पेपर हम कराने जा रहे हैं, हमारे फर्स्ट टर्म में 4 टॉपिक आ रहे हैं। ये चारों ही टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारे 4 टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। ये चारों ही टॉपिक हम इस टेस्ट पेपर में आपके लिए लेकर आए हैं कि ताकि आपका क्विक रिवीजन एक हो जाए। इन सब पर हम पूरा एक एमसीक्यू का वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमारे 100 एमसीक्यूज हैं। तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस पर जरूर करिए, और साथ ही इन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पार्ट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो उनको भी आप देखकर अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे इस टेस्ट पेपर को लेकर। तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट पेपर का जो पहला टॉपिक आ रहा है वो है हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो इनको हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हमको समझनी है। तो पहला जो आ रहा है प्रश्न वो है, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। शब्द जब इनको हम सही तरीके से लगाते हैं और उनको पढ़ने के बाद उनका सही अर्थ निकले तो वो कहलाता क्या है। शब्द कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, वाक्य कहलाता है या अक्षर कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, वाक्य की हमारी डेफिनेशन है। शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को वाक्य कहा जाता है। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। मनुष्य, हम एक मनुष्य हैं, हम अपने भाव को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मन में जो बात चल रही है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सपोज इस समय हमको बहुत तेजी से भूख लगी है, तो हम क्या करेंगे, हमको अगर कोई चीज चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, शॉप पे जाएंगे, या हम घर में मम्मी से बोलेंगे हम क्या, मम्मी हमको भूख लग रही। तो हमारे अंदर की फीलिंग हम अपनी मम्मी तक या शॉपकीपर तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्द का, ध्वनि का, वाक्य का, अक्षर का। तो क्या है, मुझे भूख लगी है। अब ये क्या है, ये एक वाक्य है। तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ये तो पद समूह है ना, बहुत कई सारे पद हैं और उनको आपस में इकट्ठा कर दिया गया है और वो हमारी फीलिंग को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, वाक्य कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। अभी हमने क्या देखा, शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। अब क्या पूछा जा रहा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं। वर्ण यानी कि का, खा, गा, आ, ख, ये जो एक एक होते हैं ये वर्ण कहलाते हैं। अब इनको हम अगर सही तरीके से अरेंज करें तो क्या बनेगा, तो क्या बनता है, अक्षर बनता है, ध्वनि बनता है, समूह बनता है या शब्द बनता है। तो जब हम उनको सही तरीके से अरेंज करते हैं तो क्या बनता है, हमारा शब्द बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध हो, अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है। अब देखिए, हमने अभी एक सेंटेंस आपको बताया था ना, मुझे भूख लगी है, ठीक है। अब अगर मुझे भूख लगी है, अब इसके लिए मैं अगर किसी शॉप पे जाऊंगी तो मैं उससे क्या बोलूंगी, मुझे 2 सैंडविच दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे 2 सैंडविच दे दो। तो अब अगर हम यहां पर सिर्फ इतना बोले, मुझे 2 सैंडविच, क्या हम बोलेंगे, 2 सैंडविच, सिर्फ इतना हम बोलें तो ये अर्थ तो बता रहे हैं मगर हमारे पूरा अर्थ नहीं बताते, पूरे वाक्य का अर्थ नहीं बता रहे। 2 सैंडविच समझ में तो आया मगर पूरा वहां पे अर्थ उसने नहीं बताया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, सिर्फ 2 पदबंध, क्या कहलाए, पदबंध कहलाए। उसी तरीके से बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें हम वाक्यांश में व्यक्त कर देते हैं। जैसे हम बोलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम चौराहे पे जा रहे हैं। हमने क्या बोला, हम चौराहे पे जा रहे हैं। तो जो चौराहा शब्द है वो क्या है, वो वाक्यांश का एक है। तो उसका पूरा वाक्य क्या होगा, 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो वो क्या हुआ, वाक्यांश हुआ। तो जहां पर पूरा अर्थ ना व्यक्त करके कुछ ही थोड़ा ही अर्थ व्यक्त होता है तो वो क्या कहलाते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वाक्य में किसको नहीं होना चाहिए। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या चीज हम प्रकट नहीं करते हैं, आकांक्षा, योग्यता, क्रम या अयोग्यता। तो जो हम प्रकट नहीं करते वो क्या होती है, अयोग्यता। किसी तरह की अयोग्यता, वाक्य के फॉर्मेशन में हमें किसी भी तरह की अयोग्यता को व्यक्त नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने कोई वाक्य को क्रम में न लगाकर इधर उधर लगा दिया तो क्या होगा, वो अयोग्य वाक्य हो जाएगा। तो वो चीज हमें व्यक्त नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 6 में है, ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, क्या कहलाता है। मतलब वो वाक्य का अंश हो, ठीक है, उसका अपना एक अलग अर्थ होगा और उसमें उद्देश्य भी होगा और विधेय भी होगा। तो मतलब मगर पूरा वाक्य नहीं होगा, वाक्य का सिर्फ एक पार्ट होगा, तो वो क्या कहलाता है। जैसे हम बोल दें, मैंने उससे कहा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तो अब यहां पे क्या होगा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ। तो ये क्या है, ये वाक्य का एक अंश है, इसमें उद्देश्य भी है, विधेय भी है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाता है उपवाक्य। क्या कहलाता है, उपवाक्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 7, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। तो उपवाक्य हमने कितने भेद पढ़े हुए हैं, उपवाक्य तीन भेद पढ़े हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तीन भेद हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इनमें से कौन उपवाक्य का भेद नहीं है। जैसे अभी हमने बताया कि तीन भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और जो नहीं होता वो क्या है, सर्वनाम उपवाक्य। ये उपवाक्य का भेद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर है 9 में क्या है, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं उसे कौन सा उपवाक्य कहते हैं। अब क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, उन्होंने क्या बोला, जो उपवाक्य संज्ञा की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर संज्ञा की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो संज्ञा उपवाक्य ही कहलाएंगे। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य की एक पहचान होती है जिनमें की लगा होता है। जैसे कहा मैंने कहा कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ, तो अब ये क्या था कि तुम वहां जाकर बैठ जाओ, ये क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य। जो की लगा होता है अव्यय, जहां भी किसी भी सेंटेंस में लगा हो, वो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि यहां पर संज्ञा उपवाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर है 10 क्या है, मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी, वाक्य में कौन उपवाक्य है। ठीक है, अब यहां पे मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी, अब वाक्य में कौन सा उपवाक्य है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने अब भी आपको बताया कि जहां की लगा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, संज्ञा उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि यहां पर की लगा था। तो सीधे सीधे हमने पहचान लिया कि ये संज्ञा उपवाक्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। जो हमने पढ़ा है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो कितने होते हैं, वो 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये हमारे 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, सोहन क्रिकेट खेलता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब क्या दिया है, सोहन क्रिकेट खेलता है, हमें ये बताना है रचना के आधार पर इसका कौन सा भेद है। अब आप देख रहे हैं कि यहां सिंपल एक क्रिया घटित हो रही है, एक ही वाक्य है, उद्देश्य भी है और विधेय भी है, तो ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य कहलाते हैं, जहां पर एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही क्रिया हो और वाक्य भी एक ही हो। अब है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य से जुड़े हो, यानी एक में एक से अधिक उपवाक्य हो परंतु उनमें एक प्रधान उपवाक्य भी हो, और उसमें एक प्रधान उपवाक्य मतलब पहला एक वाक्य हो उससे और भी उपवाक्य जुड़े हो, तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे कौन सा वाक्य कहते हैं। इतना ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, समझने की, सिंपल आपको पता है कि उपवाक्य जो है वो मिश्र वाक्य के भेद होते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य नहीं होता, सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होता। उपवाक्य किस में होता है, सिर्फ मिश्र वाक्य में होता है। अब जैसे मैंने बोला था, मैंने कहा कि उधर बैठ जाओ, मैंने कहा, ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, कि वहां जाकर बैठ जाओ।
तो ये क्या है, ये दोनों ही हमारे किस में आते हैं, ये उपवाक्य सिर्फ मिश्र वाक्य में आते हैं, सरल वाक्य में भी नहीं आते, संयुक्त वाक्य में भी नहीं आते, क्योंकि मिश्र वाक्य ही भेद होते हैं क्या, हमारा उपवाक्य। 3 उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, और ये तीनों ही किसके भेद है, मिश्र वाक्य के। क्वेश्चन नंबर है 14 में क्या है, निम्नलिखित किस वाक्य में सरल वाक्य नहीं है। अब आपको इसमें एक एक करके खोजना है। उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना था, तो सबसे पहले ध्यान आपको देना है कि नहीं है क्या, उसे रिपोर्ट लिखवाने थाने जाना था, ये तो सरल वाक्य है, तो ये हमारा नहीं होगा। मैं पूजा करने मंदिर गया, तो ये भी आप देख रहे हो एक ही वाक्य है, तो सरल वाक्य होगा। क्रिकेट जीतते ही कप्तान खुश हो गया, तो ये भी एक सरल वाक्य है कि जीतते ही खुश हो गया, क्योंकि एक ही सेंटेंस दिया हुआ है। कप्तान ने क्रिकेट जीता इसलिए खुश हो गया, अब यहाँ पे क्या है, कप्तान ने क्रिकेट जीता इसलिए खुश हो गया, तो ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है, तो इसमें हमारा सरल वाक्य नहीं है, तो चौथा हमारा एकदम सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 15 में क्या है, आज बारिश होने की संभावना है, मिश्र वाक्य में बदलिए। अब आपके सामने एक सरल वाक्य दिया गया है और इसे हमें किस में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो पहला देखते हैं, आज बारिश हो सकती है, तो ये हमारा क्या है, ये तो सिंपल सरल वाक्य है, तो ये नहीं होगा। आज बारिश और तूफान आने की संभावना है, तो आप क्या देख रहे हैं, बारिश और तूफान आने की, ये भी हमारा सरल वाक्य में है, इसे भी हम कट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, संभावना है कि बारिश और तूफान आए, ये हमारा मिश्र वाक्य है, ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य, लेकिन तब भी ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर सिर्फ बारिश की बात हो रही है, तूफान की बात नहीं हो रही, और यहां पर तूफान शब्द आया हुआ है, क्योंकि जो हमको जो सेंटेंस दिया गया उससे तो ये सेंटेंस फर्क है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ, गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, संभावना है कि आज बारिश हो, ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि संभावना है कि आज बारिश हो, ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या है, गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या कर दी, संयुक्त वाक्य में बदलिए। अब हमें इसे किस में बदलना है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। यहां पर क्या है, उसने गरीब को लूटकर उसकी हत्या कर दी, ये तो हमारा सरल वाक्य है, तो ये हमारा नहीं आएगा। उसने गरीब के साथ लूटपाट करी, क्या है, उसने गरीब के साथ लूटपाट करी, तो ये भी हमारा सरल वाक्य, और बदलना हमें संयुक्त वाक्य में, ये ध्यान देना। उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। अब यहां पर देखिए, ये 2 सेंटेंस में बट गया, तो ये हमारा किस में हो गया, ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। तो सही क्या है, उसने ना केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। अब है क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, वाक्य का सरल रूप होगा। यानी कि अब इस वाक्य को जो क्या है, ये हमारा संयुक्त वाक्य दिया है और इसे हमें किस में बनाना है, सरल वाक्य में बनाना है। तो क्या दिया है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, तो ये तो हमारा सरल वाक्य है ही नहीं, तो ये भी गलत। गिलास नीचे गिरकर टूट गया, ये हमारा सरल वाक्य है। गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ये नहीं है, गिरा टूट गया, यहां पर ये भी गिरते ही लगने के कारण ये हमारा क्या हो गया, ये सरल वाक्य नहीं रह जाएगा। जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया, ये भी हमारा नहीं हुआ, ये हमारा मिश्र वाक्य में तो सही क्या है, गिलास नीचे गिरकर टूट गया, ये हमारा सही सरल वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर है 18 में क्या है, इसमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। अब हमारा व्याकरण का सेकंड टॉपिक आ रहा है। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, वाच्य। अभी हमने क्या देखा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, वाच्य। वाच्य से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें से कौन कौन से वाच्य के भेद हैं। यानी कि हमने वाच्य पढ़े हैं, वाच्य कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सही हमारा क्या है, ये पहला वाला, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हमारे वाच्य के भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, वाच्य क्या कहलाते हैं, वाच्य होते क्या हैं। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद या क्रियाओं के विधान। तो यहां पर क्या होते हैं, इनको बोलते हैं क्रियाओं के विधान। क्रियाओं के विधान का तात्पर्य ये होता है कि बोला कैसे जा रहा है, किसी जो हम वाक्य बोल रहे हैं
वो उसका भाव क्या निकल रहा है। जैसे कि हम बोले तो यहां हम काम करने वाले पर जोर दे रहे हैं, काम पर जोर दे रहे हैं, या हम फीलिंग पे जोर दे रहे हैं। तो यहां तो क्रियाओं का विधान यानी कि क्रिया किस तरीके से संपन्न हो रही है, कौन संपन्न कर रहा है, कि कार्य क्या हो रहा है, कि उसमें भावनाएं क्या आ रही हैं, ये होता है। तो क्या होता है, वाच्य क्या कहलाते हैं, क्रियाओं के विधान। क्वेश्चन नंबर है 20, कर्तवाच्य किसे कहते हैं। अब कर्तवाच्य क्या कहलाता है, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाए। मतलब जहां पर हम किसके साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे, लिंग और वचन के साथ। जैसे हमने बोला मोहन काम करता है, तो यहां पर मोहन के साथ करना जुड़ा है, करता है, कार्य करता है। तो क्रिया किसके हिसाब से चल रही है, कर्ता के हिसाब से, यानी मोहन के हिसाब से चल रही है। जिन क्रियाओं में भाव प्रधान हो, जिन क्रियाओं में शब्द प्रधान हो, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य के कर्म के लिंग वचन के अनुसार हो। यानी कि जहां पर हम बोले मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो अब यहां पर लिखा जाना यानी कि पत्र से संबंधित है, मोहन से नहीं संबंधित है। अब क्रिया से किससे संबंधित आ रही है, पत्र से संबंधित आ रही है। तो यहां पर सही क्या होगा, कर्तवाच्य, जहां पर क्रिया प्रयोग वाक्य कर्ता के हिसाब से लिंग और वचन हो, वहां पर हमारा कहलाता है कर्तवाच्य। क्वेश्चन नंबर है 21 क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हमारे 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22 में क्या है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा। वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो आप यहां पर देखेंगे मारा किससे संबंधित है, रोहन से। तो यह क्या हुआ, सिंपल है यहां पर। और दूसरा आप देख रहे हैं कर्ता कारक की विभक्ति भी लग रही है, ने कर्ता कारक की विभक्ति लग रही है। और दूसरा क्रिया किससे संबंधित है, कर्ता से संबंधित है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, हमारा कर्तवाच्य आएगा। क्योंकि क्रिया जब कर्ता से संबंधित हो तो कर्तवाच्य, कर्म से संबंधित हो तो क्या आएगा, कर्मवाच्य होगा। तो यहां पर क्या है, कर्तवाच्य है। क्वेश्चन नंबर है 23 में क्या दिया है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां कौन सा वाच्य होता है। मतलब कर्म जो कार्य किया जा रहा है। जैसे अभी हमने देखा मोहन ने सोहन को डंडे से मारा, रोहन ने सोहन को डंडे से मारा, कुछ भी होगा। अब हम बोलेंगे रोहन के द्वारा सोहन को डंडे से मारा गया। अब यहां पर क्या आ रहा है, डंडे से मारा गया। तो यहां पर किसके हो गई, कर्म की प्रधानता हो गई, डंडे से मारने के कारण। तो जहां कर्म की प्रधानता हो वहां पे क्या होता है, हमेशा कर्मवाच्य होता है। जो कार्य किया जा रहा है उस पर जोर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है। कर्मवाच्य की पहचान हम किस शब्द से करते हैं, के लिए, को, से, द्वारा या उपयुक्त में। तो जहां पर से लगा हो या द्वारा लगा हो, ये हमारी कर्मवाच्य की पहचान होती है। जहां द्वारा लगा आप तुरंत देख लीजिए कि ये कर्मवाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर है 25 में क्या है, चलो अब खाया जाए। वाच्य का भेद बताइए। तो अब यहां पर आप क्या दे रहे हो, चलो अब खाया जाए। तो यहां पर क्या है, फीलिंग है, ना अभी खा रहे हैं, ना ही खाना खाने के लिए जोर दिया जा रहा है। फीलिंग किससे, जो क्रिया है वो किससे संबंधित है, फीलिंग से। चलो किया जाए, तो ये क्या होगा, यहां पर भाववाच्य होगा। क्या होगा, भाववाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर है 26 में क्या है, राहुल ने कपड़े बांटे। वाक्य में कर्मवाच्य में बदलिए। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है, कर्मवाच्य में। और कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है, द्वारा या से। तो हमें वही ढूंढना होगा। क्या दिया है, राहुल कपड़े बांटता है, तो यहां तो नहीं है। फिर क्या है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। तो यहां पर एकदम ये सही है। यहां क्या है, बंटवाए गए। राहुल कपड़े बांटने लगा, तो सही क्या है हमारा, क्योंकि द्वारा लगा है, राहुल द्वारा कपड़े बंटवाए गए। क्वेश्चन नंबर है 27 में क्या दिया है, कर्मवाच्य की पहचान। कर्मवाच्य की पहचान, कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होता है, क्रिया अकर्मक होती है, उपर्युक्त दोनों सही हैं, या ने कारक चिन्ह होता है। तो सही क्या होता है, कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह लगा होता
है, कर्ता के साथ के से लगा होगा या के द्वारा लगा होगा। यह पहचान होती है किसकी? कर्मवाच्य की। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में भाववाच्य का एक उदाहरण है। अब हमारे सामने यहाँ पर जो वाच्य सेंटेंस दिए गए इसमें हमें भाववाच्य को पहचानना है। थोड़ी देर सो लिया जाए, क्या दिया? या ना अभी सो रहे हैं, ना सोने बिस्तर पे सोने को बोला जा रहा है, कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे सीधे क्या है? फीलिंग है। फिर मैं पत्र लिखता हूं, तो ये तो आप देख रहे हो कर्तवाच्य है। मुझसे पत्र लिखा जाता है, तो यहां से लगने के कारण कर्मवाच्य होगा। लड़का चित्र बनाता है, ये कर्तवाच्य है। तो सही क्या है? थोड़ी देर सो लिया जाए, ये हमारा क्या होगा? भाववाच्य होगा। क्वेश्चन नंबर है 29 में क्या है? हरीश निबंध पढ़ता है, वाक्य का कर्मवाच्य में रूप होगा। क्या दिया है? हरीश। अब इसको ये हमारे पास क्या दिया है? कर्तवाच्य दिया। अब इसे हमें बदलना किस में है? कर्मवाच्य में बदलना है। अब इसका सही देखना, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब हम कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमें द्वारा शब्द लगाना होता है। अब यहां पर देखते हैं, हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, तो यहां द्वारा लगाए, सही है। हरीश से निबंध पढ़ा जाता है, अब देखिए एक में से लगाए, एक में द्वारा लगाए। अब आपको इन दोनों में शुद्ध वाक्य को छांटना है। हरीश निबंध नहीं पढ़ सकता, तो यहां नहीं से तो नहीं मतलब ही है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। अब यहां पर क्या दिया? हरीश निबंध पढ़ता है। पहला क्या है? हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये एकदम सही है। हरीश से निबंध नहीं पढ़ा जाता, यहां नहीं लगने के कारण ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि नहीं है ही नहीं, क्योंकि बात हो रही कि वो पढ़ रहा है, तो नहीं क्यों इस्तेमाल होगा? सही क्या है? हरीश के द्वारा निबंध पढ़ा जाता है, ये एकदम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अधिकार गर्व दर्प जताने के लिए प्रयुक्त वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाते हैं, अपना घमंड दिखाते हैं, अपनी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, तब हम कौन से वाच्य का इस्तेमाल करते हैं? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या अकर्तवाच्य? तो हम ऐसे वाक्यों में हमेशा कर्मवाच्य का इस्तेमाल करते हैं। मेरे द्वारा ये कार्य किया गया, ये मेरे द्वारा संपन्न किया गया है, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं? हम दर्प दिखा रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं कि मेरे द्वारा किया गया है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा हम कर्मवाच्य का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31, और 31 से ही हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, पद परिचय। पद परिचय में क्या होता है कि हम जो है कोई भी एक पद लेते हैं और उसका हमें पता करना होता है कि ये किस कंडीशन में है, क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है, क्या चीज़ है, हमको ये सब चीज़ें पता करनी होती है। और फिर उसके भी भेद बताने होते हैं जी। मतलब अगर मान लीजिए संज्ञा है, तो संज्ञा की कौन सी भेद है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, इसमें कौन सा कारक जुड़ा हुआ है, सभी कुछ हमें बताना पड़ता है। तो ये हम पद परिचय पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसी पे आधारित MCQs देख रहे हैं। तो क्या दिया है? जो हमारे पास है, रेखा नित्य दौड़ने जाती है, अंडरलाइन है नित्य। तो नित्य का हमको क्या करना है? पद परिचय बताना है। अब ऑप्शन हमारे सामने कई दिए हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है नित्य, जो ये नित्य शब्द दिया गया है, ये है क्या? हमको पहले ये देखना है। तो अगर आप ये जानते हैं, समझते हैं, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये अव्यय है, क्योंकि इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। हम अगर कहीं पे भी लिंग बदल दें, वचन बदल दें, काल बदल दें, मगर इस नित्य का नित्य ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये अव्यय है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं गुणवाचक विशेषण है, तो ये तो हमारा कट हो गया पहले ही। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका, और एक वचन है। अब आप सभी को पता है क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर आता है, तो हम इसको रखेंगे। अव्यय है स्थान, तो अभी हम इसको बता देते हैं, क्यों? क्योंकि ये क्रिया विशेषण नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हमने देखा अव्यय। अब ये दो अव्यय हमारे पास में रुके हुए हैं। अब इन अव्यय में हमको देखना है कि क्या दिया है। पहला दिया है स्थानवाचक, दूसरा दिया है कालवाचक क्रिया। ठीक, अब स्थानवाचक है कि कालवाचक है, इसको अब हम कैसे निकालेंगे ये देखना है। आप वहां पे देख रहे हैं नित्य। नित्य हमें क्या बता रहा है कि रोज कोई काम करा जा रहा है, अर्थात ये समय को इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या होगा? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, दौड़ने जाती क्रिया का विशेषण है। अच्छा, हमने अभी यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में पहले ही कट लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीति व्यक्त नहीं हो रही थी।
रीति का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड को हम एक तो रिपीटेड देते हैं, जैसे हम बोले धीरे धीरे, तेज तेज, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। लेकिन ये हमारा नहीं है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है, समय को बता रहा था, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। और ये क्या है, दौड़ने जाती क्रिया की विशेषता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 में क्या दिया है, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। रेखांकित वाक्य का पद परिचय करना है, अंडरलाइन है लाल। अब लाल क्या चीज है, सबसे पहले आप इन ऑप्शंस में अगर आप जाएंगे, खोजना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पद परिचय वाले में ये करना है कि आप ये पता कर लगा लो कि जो वर्ड अंडरलाइन है वो है क्या। अब हम ये देख रहे हैं लाल जो शब्द है वो किसको बता रहा है, गुलाब को बता रहा है। अब गुलाब एक फूल का नाम है, तो ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि वो लाल है, तो लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। हमने सबसे पहले निकाल लिया विशेषण। अब विशेषण के अलावा अगर इसमें कुछ भी है तो हम उसको कट कर देंगे। आप देख रहे हैं संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, तो अभी हम क्या करेंगे, हम चारों में से किसी को नहीं काटेंगे क्योंकि चारों ही तो विशेषण है। अब ये विशेषण किस प्रकार का है, ये गुलाब की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, अच्छाई बता रहा है, गुण बता रहा है, क्या बता रहा है, गुण बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण के अलावा जितना है हम कट कर देंगे। संख्यावाचक नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये किसी भी संख्या नहीं, ये नहीं बता रहा है कि 2 गुलाब है, यहाँ क्या बता रहा है, लाल गुलाब है। फिर गुणवाचक हम रखेंगे, परिमाणवाचक भी रखेंगे, तो इसको भी हमने कट कर दिया। अब हम आते हैं कहां पर, अब गुणवाचक और गुणवाचक हमारे पास 2 दिए हैं। एक में हम देख रहे हैं एक वचन है, एक में हम देख रहे हैं बहुवचन है। तो अब ये क्या होगा, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि गुलाब की संख्या कितनी है। विशेषण की संख्या डिपेंड होती है किस पे, संज्ञा या सर्वनाम पे, जिसकी वो विशेषता बता रहा है। तो अब यहां पर हम गुलाब की संख्या देखेंगे, उसी से हमें विशेषण की संख्या भी पता चल जाएगी। तो अब हम यहां देख रहे हैं गुलाब 1 है, तो यानी कि विशेषण भी क्या होगा, एक वचन। तो सही हमारा ये निकल आया, बहुवचन तो है ही नहीं। पुल्लिंग है, गुलाब हमारा पुल्लिंग में आता है, गुलाब का विशेष है ये। तो ये इसको हम इस तरीके से निकालेंगे। तो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, गुलाब विशेष का विशेष है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 में क्या है, राधिका ने आपको बुलाया है, अंडरलाइन वर्ड है आपको। आपको शब्द देखकर आपने तुरंत ये अंदाजा लगा लिया कि ये हमारा क्या है, आपका सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम के अलावा जो होगा हम उसे कट कर देंगे। अब आप यहां देख रहे हो कि सभी सर्वनाम है। अब आपको सर्वनाम के कौन से भेद में आएगा, तो ये आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में। किसमें आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये कौन से में आ रहा है, अब मैं होता तो क्या होता, मैं उत्तम पुरुष, आपको मध्यम पुरुष, उसको वो होता अन्य पुरुष। तो आपको यानी कि जिससे हम बात कर रहे हैं, आपको हमारा क्या होगा, मध्य पुरुष। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि कहां पर आएगा। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये हम कट कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर निजवाचक भी सर्वनाम नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। अब ये कैसे आएगा, देखिए उत्तम पुरुष नहीं है, ठीक है, सही हमारा ये है। इसको कैसे निकालते हैं, हमने मध्यम पुरुष सर्वनाम निकाल लिया था। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इसलिए क्योंकि यहां पर लिंग जो है कुछ पता नहीं है कि जिसको बुलाया गया है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसलिए दोनों लिंग दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक वचन है, आपको सिर्फ एक ही दिया है, तो यहां पर एक वचन। कर्म कारक क्यों, कर्ता ने कर्म को, तो यहां पर आपके साथ क्या लगा हुआ है, को लगा हुआ है। तो कारक कौन सा है, कर्म कारक। क्यों, कर्ता कारक की पहचान क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो ये सीधे क्या निकल आया, कर्म कारक निकल आया। तो सही हमारा क्या है, आपका गा। आपको क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, ये हमारा होगा इसका पद परिचय। क्वेश्चन नंबर है 34। 34 में क्या दिया है, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अब 8वीं क्या है, 8वीं एक संख्या है, लेकिन ये किस चीज की संख्या है, कक्षा की संख्या है। कक्षा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा की क्या विशेषता है कि वो 8वीं में है,
ठीक है, तो अब आपको सीधे ये समझ में आ गया कि 8वीं क्या है, विशेषण है। 8वीं क्या है, विशेषण है। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर सभी विशेषण है, तो हम कुछ भी कट नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप पे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप पे विशेषण के भेद दिए गए हैं। अब ये क्या दिया गया है, 8वीं। 8वीं क्या है, ये तो एक संख्या है, तो क्या हो गया, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, संख्यावाचक के अलावा जो कोई भी है उसे कट कर देंगे। परिमाणवाचक नहीं है और निश्चयवाचक नहीं है, हमने इसको काट दिया। अब हमारे पास 2 बचे हैं, 1 और 2। अब इसमें से हम निकालना शुरू करेंगे। सेकेंड स्टेप तक हम बढ़ गए। देखिए यहां पर विशेषण है, संख्यावाचक है, विशेषण संख्यावाचक, ये हमारे कट गए हैं। ठीक है, अब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया है, एक में दिया है आवृत्ति सूचक, एक में दिया है क्रम सूचक। अब ये क्या होता है, आवृत्ति मतलब कोई चीज रिपीट हो तो वो आवृत्ति होती है। 2-2 बार, ठीक है, 2-2 बार 8वीं कक्षा में पढ़ा। क्या पढ़ेंगे, हम बोलेंगे 2-2 बार कक्षा में पढ़ा। क्या दिया, 2-2 बार पढ़ा, तो ये क्या हो गया, आवृत्ति, क्योंकि 2-2 नंबर 2 बार आया, आवृत्ति हुआ। लेकिन 8वीं सिर्फ 1 बार दिया है, तो ये क्या है, नंबर से चलता है। जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो ये क्या है, ये क्रम से चल रहा है। किससे चल रहा है, क्रम से, एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रम सूचक हो गया। ठीक है, ये हमने कट कर दिया क्योंकि ये आवृत्ति पे ही हमारा कट हो गया। हमने स्त्रीलिंग 8वीं कक्षा में, 8वीं, 8वां नहीं है, 8वीं है, तो ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब आप तो बोलेंगे कि 8वां नंबर तो बहुवचन में आना चाहिए। नहीं, हमने आपको अभी पहले बताया था कि विशेषण की संख्या हमेशा संज्ञा या सर्वनाम, जिसकी वो विशेषता बता रहा है, उसके हिसाब से उसका वचन डिसाइड होता है। अब कक्षा कौन सी है, 8वीं, यानी कि सिर्फ एक कक्षा है, ये नहीं यहाँ पे कई कक्षाएं होता तब 8वीं बहुवचन होता, लेकिन यहां पर सिर्फ कक्षा है, कक्षाओं होता, कक्षाएं होता तब बहुवचन होता, लेकिन यहां पर कक्षा एक वचन में है, इसलिए ये हमारा क्या रहेगा, एक वचन ही रहेगा, कक्षा का विशेष्य है। क्लियर, तो हमारा क्या है, ये विशेषण है, संख्यावाचक है, क्रम सूचक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कक्षा का विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर है 35 में क्या दिया है, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है। अंडरलाइन वर्ड है के नीचे। अब के नीचे जो हमारा रेखांकित वर्ड है, इसका हमें क्या निकालना है, पद परिचय। अब हम पहले ही आपसे बोलते हैं कि नीचे की तरफ आप मत जाइए। ऑप्शंस में अगर आप पद परिचय में गए तो आप उसी जगह उलझ के रह जाएंगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। के नीचे शब्द क्या है, आप देखिए, ये किसी भी आपको नहीं समझ में आता तो सबसे पहले आप किसी भी शब्द का लिंग बदल लीजिए, वचन बदल लीजिए, काल बदल, अगर उस शब्द में चेंजेस होते हैं तब वो आपका विकारी है। अविकारी तब होता है जब उसमें चेंज नहीं। तो ये क्या है, हमारा अविकारी यानी कि अव्यय शब्द है। तो अव्यय है, अब आप देखेंगे आप चारों अव्यय हैं, देख रहे हैं आप, चारों ऑप्शन हमारे पास अव्यय हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों में टिक मार्क करेंगे, यानी कि अभी चारों हमारे सही चल रहे हैं। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि ये क्या चीज बता रहा है, के नीचे क्या लिया है, के नीचे। ऑप्शन है संबंध बोधक, योजक, योजक और क्रिया विशेषण। अब यहां पर ये किससे संबंधित है, के नीचे संबंधित किससे है, बैठने से संबंधित है। बैठना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता क्या है, नीचे बैठना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, के नीचे हमारा क्रिया विशेषण हुआ, तो सही हमारा ये है, बाकी सब गलत हो गए। ठीक, स्थानवाचक है, क्यों, क्योंकि ये गाड़ी के नीचे बैठने का स्थान बता रहा है। क्रिया विशेषण क्या है, स्थान बता रहा है, तो सही हमारा क्या हुआ, अव्यय है, क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 36 पे। 36 में हमारे के पास क्या है, कल मेरे पापा दिल्ली गए। क्या दिया है, कल मेरे पापा दिल्ली गए। अब इसमें हमें क्या बताना है, गए शब्द, गए शब्द। अब गए क्या है, क्रिया है, तो आप देख रहे हैं चारों क्रिया है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप पार हो गया। ठीक, हमने फर्स्ट स्टेप अपना पार कर लिया। क्लियर, अब हम आते हैं, अब ये देखना है कि ये सकर्मक है कि अकर्मक है। देख के ही पता चल रहा है यहां कोई भी कर्म नहीं है,
तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक वाली क्रियाएं हम कट कर देंगे। क्या करेंगे, सकर्मक वाली क्रियाएं हम कट कर देंगे। अब हमारे पास 2 अकर्मक है, हम चल रहे हैं आगे। अब क्या है, बहुवचन है या एक वचन है। पापा गए हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही वचन होगा। कितना हुआ, एक वचन। तो ये हमारा सही हो गया। ठीक, क्लियर, ये हमारा सही है और बाकी सब गलत हो जाएगा। ये देखिए, क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है और कर्तवाच्य। कर्तवाच्य क्यों है, जाना क्रिया किससे संबंधित है, जो करता है, यानी कि पापा से संबंधित है, इसलिए ये क्या है, कर्तवाच्य। तो हमारा सही आपका लास्ट वाला हुआ, क्रिया अकर्मक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या है, पद किसे कहते हैं। पद क्या होते हैं, वर्गों के समूह को, शब्दों के समूह के, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को या शब्दों के परिचय को। तो हम सभी जानते हैं वो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 38। 38 में क्या दिया गया है, पद परिचय किसे कहते हैं। पद परिचय हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या होता है, जब हम पद का, यानी जो पद हमारा वाक्य में इस्तेमाल हुआ है उसका व्याकरण का परिचय देते हैं। ये व्याकरीकरण आधार पे कैसे परिचय दिया जाता है। तो यहां पर क्या है, वाक्य में आए हुए पद का व्याकरीकरण विश्लेषण ही पद परिचय कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में क्या है, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। वाक्य में ईमानदारी शब्द का पद परिचय होगा। ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी क्या है, संज्ञा है। अब ये क्या है, ये एक फीलिंग है। क्या दिया है, ये एक फीलिंग है। तो यहां पर क्या आएगा, ये भाववाचक, जिसको हम फील कर सकते हैं सर, तो वो क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा। तो सही हमारा है थर्ड, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर है 40 में क्या है, अरे तुम्हें अक्ल नहीं है। वाक्य में अरे शब्द का पद परिचय दीजिए। अरे, जहां पे हमें हर्ष, शोक, विस्मय ऐसी किसी चीज का आभास हो तो वो हमेशा क्या रहते हैं, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। और आप इसके साथ देख रहे हैं कि यहां पर क्या लगा है, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा है। तो अरे का पद परिचय क्या हुआ, ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। ये देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो इसके कितने होते हैं, हमारे 4 भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। 42 में क्या है, निम्न पंक्तियां संबंधित हैं। अब यहां से हमारा लास्ट और फोर्थ टॉपिक शुरू हो रहा है, व्याकरण का रस। ठीक है, रस हम लोगों ने पढ़े थे, 11 रस होते हैं और उन्हीं के उतने ही स्थायी भाव होते हैं। रस के भी कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, सभी कुछ हमने एक एक करके पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, रस के एग्जाम्पल। तो यहाँ पर क्या दिया है, निम्न पंक्तियां संबंधित हैं। अब हमारे पास पंक्तियां दी गई हैं, अब इन पंक्तियों को हमें बताना है कि किस चीज से संबंधित है। तो यहाँ क्या दिया है, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी चीज की वीरता, राणा जी की वीरता के बारे में बात बताई। दुश्मनों के बीच में राणा गिरे हैं और वीरता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा वीर रस होगा यहाँ पर। ये देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 क्या है, विभत्स रस का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 उदाहरण दिए हैं, इसमें विभत्स रस हमें देखना है। पहला क्या है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। दूसरा है, तीरथ व्रत साधन कहा जो निश दिन हरिगान, उठी विकसित कुव लय नयने नयन निम्लित खोल। फिर चौथा है, अपूर्व श्री श्यामल प्रतिराजय के में कदम्ब के पुष्प कदम्ब की घटा। तो अब इसमें आपको चारों आपको हमने पढ़ के बता दिए। तो इसमें कहां पे आ रहा है विभत्स रस, विभत्स रस वहां जहां जिसको पढ़कर हमको घिन आए,
कि चीजें नहीं हो सकती। तो ये हमें आया किसमें, पहला वाला देखकर। आंखें निकाल उड़ जाते हैं, मतलब आंखों को निकालते हैं, लेकर उड़ जाते हैं, छड़बड़ उड़ आ जाते, शब जीभ खींच खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। मतलब कौवे क्या है, आंखें निकाल के खा रहे हैं और जीभ भी नोच नोच कर खा रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है, निम्न में अद्भुत रस का उदाहरण है। अद्भुत रस वहां जिसको देखकर हम सुनकर जहां अचंभित सा महसूस करें, वो आश्चर्य हो, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो वहां पर हमारा क्या होता है, आश्चर्य रस होता है। तो यहां पर क्या है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिलना सखी कोमल काया। फिर दूसरा है, नख रेखा सौ नई अरसौ है सब गात। फिर तीसरा है, बस जीते सर नमैन के ऐसे देखे मैन। फिर चौथा है, के की रव को नुपुर ध्वनि सुन नगती जगती की मूक प्यास। तो अब इन चारों में से हमें किस चीज में आश्चर्य की विडंबना हो रही है, कि आश्चर्य किस चीज से प्रकट हो रहा है, तो वो हमारा हो रहा है हमारा पहला वाला। यशोदा जी ने शिशु के मुख में सकल विश्व की माया देख ली और वो क्या हुई, वो समझ नहीं सकी और अचेत हो गई, अर्थात मूर्छित हो गई। तो यहां पर हमारे पहले वाले में अद्भुत रस होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। देखिए अब यही प्रश्न आपसे कई तरीके से पूछा जाता है। रसों का राजा किसे कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ किसे, कालिदास ने सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना है। तो यहां पर कई चीजें आपसे एक ही क्वेश्चन पूछती हूं, यहां पर सबसे उत्तम रस कौन सा होता है, श्रृंगार रस होता है। रसराज जिसे बोला जाता है वो क्या होता है, श्रृंगार रस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या है, आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं। तो अब आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं, आश्रय और विषय, दो भेद होते हैं। आलंबन विभाव के दो भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 47। 47 में क्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। संचारी भाव वे जो हमारे स्थायी भावों में बहुत जल्दी से तीव्रता पैदा करते हैं और उसी में ही मिल जाते हैं, तुरंत का तुरंत ही खत्म हो जाते हैं, वो ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 क्या है, किलक अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो अब यहां पर क्या, किलक यानी कि हंसते हुए जो है कोई मुस्कुरा रहा है और दांत इतने मोहित लग रहे हैं कि उन पे मोती वार देने का, यानी कि कीमती से कीमती चीज वार देने का मन करता है। तो यहां पर छोटे छोटे दांत किसके होते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे के हैं। तो यहाँ पर किसी एक छोटे से बच्चे की मुस्कान के बारे में बात करी जा रही है, उसके दांतों के बारे में बात करी जा रही है। तो वहां पर क्या होगा, हमारा वात्सल्य रस होगा। जहां पर बच्चों से प्रेम की बात होती है वहां पर क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। क्वेश्चन नंबर है 49। 49 में क्या है, भाव जिसके हृदय में रहते उसे क्या कहते हैं। भाव यानी कि कोई फीलिंग अगर हमारे हृदय में आ रही है तो हम क्या होंगे। तो अभी जाहिर सी बात है, अभी हमने आपको बताया था आलंबन के दो भेद होते हैं, पहला क्या है, आश्रय और विषय। तो यहां पर हम क्या होंगे, हमारे अंदर अगर आ रहा है तो हम क्या होंगे, आश्रय। ठीक है, और जिस चीज से उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए हमने सांप को देखा, हमारे अंदर डर आया, तो डर हमारे अंदर आ रहा है तो हम क्या है, आश्रय। और किस चीज को देख के आ रहा है, सांप को देख के आ रहा है, तो सांप क्या होगा, विषय होगा। ये इस तरीके से समझिए। क्वेश्चन नंबर है 50। 50 में क्या दिया है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहां पर क्या देख रहे हैं हम, इस पंक्ति का रस बताना है। इस पंक्ति में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की बात हो रही है। तो यहां पर किस रस, कौन सा रस हुआ, सीधे सीधे वीर रस हुआ। कौन सा रस, वीर रस होता है यहां। तो इस तरीके से हमने अपने इस व्याकरण के सभी टॉपिक्स को खत्म किया। यहाँ पर जितने टॉपिक्स हमारे आ रहे थे, 4 टॉपिक्स, वो चारों ही हमने यहाँ पर कवर किए। एक आपका क्विक रिवीजन भी हो गया और थोड़ा थोड़ा सा आपको ये भी समझ में आ गया कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आप अगर इन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं चारों को, तो सिंपल है कि आप हमारे चैनल पे आइए magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सभी क्लासेस दिखाई देंगी। आप है क्लास 10th में, तो आप यहाँ क्लास 10th को क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे।
आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट है आपका हिंदी और हम पढ़ रहे थे ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ यहाँ पर क्लिक करते ही ग्रामर का पूरा हमारा जितना भी प्लेलिस्ट है वो आपके सामने होगी। ग्रामर में हम जो है हमारा सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो चारों हमने पढ़े हैं, वाक्य, वाच्य, रस, पद परिचय सभी दिए हैं। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए, क्लिक करते ही उसमें जितने टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो सभी सामने होंगे आपके। जो भी टॉपिक आपको डाउट हो रहा है उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।